नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समावेशी शिक्षा मिशन 2030 पुस्तकों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर बच्चे को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समावेशी शिक्षा के जरिए दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने शिक्षकों और शिक्षा विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया है। यशस्वी युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का इस ऑडिटोरियम में आगमन हो चुका है। दीप प्रज्वलित कर ये बहुत मैं कहता हूं अभी पिछले दिनों कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई यहाँ पर जो दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी। कुछ बच्चों के साथ हो गया, 2-3 अभी 4-5-6 महीने पहले। तब मैंने कहा विधानसभा में बोलते हुए, मुन्ना सिंह जी भाई साहब वहां पर थे, मैंने कहा कि ये उत्तराखंड ऐसा हमारा राज्य है जिसने पूरे भारत के, पूरी दुनिया के लोगों को आत्मसात किया है। यहाँ तो मिनी इंडिया है, ये सबको आत्मसात करता है। और आप तो यहीं से शुरू हुई हैं। और कितना सुंदर गाना हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी का जो पूरे वर्ल्ड के अंदर गया है, बेटे ने यहाँ पर सुनाया, हम सबको भाव विभोर कर देने वाला था। तो आप यहाँ काम करिए, यहाँ पर हम सब लोग आपके साथ हैं और पूरा उत्तराखंड आपके साथ है, पूरे देवभूमि के लोग हैं। यहाँ पर अच्छे कामों को हमेशा लोग प्रोत्साहन देते हैं, सहयोग करते हैं। और मैं अपने जो मैंने राज्य के इस जिम्मेदारी के नाते जो काम किया है, मैं विश्वास पूर्वक आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारे राज्य के अंदर लोग जो है सब चीजों से ऊपर उठकर हैं। ना वो क्षेत्र देखते हैं, ना वो कोई वर्ग देखते हैं, ना कोई जाति देखते हैं। वो देखते हैं तो व्यक्ति की सोच देखते हैं, उसका काम देखते हैं, उसके आधार पर उसके साथ खड़े होते हैं। और इतने सारे संकट, इतने सारी चुनौतियां मैंने 5 साल जो अपने इस कालखंड के पूरे किए हैं, इस कालखंड में मैंने देखा है कि अनेकों बार बहुत सारी चुनौतियां जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं होता था दूर दूर का, लेकिन वो आकर सारी केंद्रित हो जाती थी मेरे ऊपर या पूरी सरकार के ऊपर। लेकिन मैं नमन करना चाहता हूं देवभूमि उत्तराखंड के हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को, सभी माताओं को, बहनों को, हमारे नौजवान युवा साथियों को, पूरे राज्यवासियों को, कि उन्होंने हमेशा हमारी पीठ पर अपना हाथ रखा और हमेशा आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा दी। उसका परिणाम हुआ कि आज उत्तराखंड हमारा पूरे देश के अंदर, जहां पहले लोग कहते थे कि छोटे राज्य के लिए ये संभव नहीं है, आज हमारा छोटा राज्य पूरे हिंदुस्तान के लिए कई मामलों में उदाहरण बन रहा है। जो काम हम सबसे पहले यहां करते हैं वो पूरे देश के अंदर होता है। अब सोचिए एसडीजी जैसा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कल मैं 9 घंटे तक हमारे जिला पंचायत के लोगों के साथ, ब्लॉक प्रमुखों के साथ, पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ, उसके बाद हमारे निगम, कॉरपोरेटर्स और नगर पंचायतें, छोटी वाली जो हमारी पालिकाएं, उनके सभी प्रतिनिधियों के साथ 9 घंटे तक हमने बैठक करी। रमेश जी, एक बार एक ग्रुप के साथ पूरी बैठक करने के बाद उनके साथ लंच के साथ समापन हुआ, दूसरे के साथ डिनर के साथ समापन हुआ। तो मैंने तब भी देखा कि किस प्रकार से लोग जो है आज हमारे यहां काम कर रहे हैं, किस प्रकार से राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप सब लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है? तो आप तो खैर जानती होंगी क्योंकि इतनी दुनिया में काम करके आ रही हैं। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो बहुत कम लोगों को पता था। तो ये गैरोला जी, हमारी जिम्मेदारी है भैया, हम लोगों को बताना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने पैरामीटर्स आते हैं, पंक्ति बताना चाहिए हम लोगों को। तो उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारा राज्य छोटे राज्यों में नहीं, हिमालय राज्यों में नहीं, बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सब मिला के उन सब में हमारे राज्य का नाम पहले स्थान पर आया है उस इंडेक्स में। देखिए, हमने यूसीसी जैसा कानून पूरे भारत में सबसे पहले हमने लागू किया है। हम नकल का कानून लेकर आए, पूरे देश में हल्ला हो रहा है, कुछ लोग पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, हालांकि ये बात यहां पर कहने जैसी नहीं है।
लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इससे अच्छा मंच कैसा हो सकता है कि जब मुझे इतने सारे विद्वान लोग सामने दिखाई दे रहे हों, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, तो उनकी जानकारी में होना चाहिए। मैं किन्हीं महानुभावों का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एक भी आदमी जेल में नहीं गया रमेश जी नकल के मामले में। मैंने कहा हमने जब भी हमारे राज्य में नकल का मामला मेरे सामने आया, हमारा राज्य ऐसा राज्य, पहला राज्य जिसने सबसे सख्त नकल का कानून बनाया और 100 लोगों को जेल में भेजा हमने। इसमें उत्तराखंड में 100 से ज्यादा लोग जेल में गए सिंह साहब, और हमारे यहां 34,000 से ज्यादा अभी हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को, बेटियों को, बहनों को, भाइयों को यहां पर पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली है। ऐसे अनेक कीर्तिमान। हमने अभी अल्पसंख्यक शिक्षा में एक नया कानून हम ले आए। हमने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय किसको कहते हैं, ये समाज कौन सा होता है। इस समाज में होते हैं हमारे सिख भी होते हैं, बौद्ध भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, जैन भी होते हैं, पारसी भी होते हैं और मुस्लिम भी होते हैं। तो सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए, अच्छी शिक्षा आनी चाहिए। है मदरसे पढ़ते थे, अब बच्चे पता नहीं कहां से आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये बच्चों से जुड़ा हुआ नेताजी, तो ये भी हमने सुधार का काम किया। और हमने इसमें एक प्राधिकरण बना दिया, एक अथॉरिटी बना दी कि अब इनमें जो भी सिलेबस पढ़ाया जाएगा, वो सिलेबस हमारी वंदना जी जहां हैं, इनके शिक्षा बोर्ड से जो है उसको मान्यता मिलेगी या उसको ऑथराइज किया जाएगा, वही सिलेबस पढ़ाया जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बच्चे भी देश की मुख्य धारा में शामिल हों। ये नहीं कि वहां से देशद्रोही निकले, देश के विखंडित करने वाले निकले, अराजक लोग निकले, ऐसे लोग निकले जो देश की कल्पना उनके मन में कहीं हो ही ना। तो ऐसे अनेक काम किए हैं। मैं इसलिए ये बताना चाहता हूं कि आज हम लोग इस प्रकार की पहल कर रहे हैं, तो आप आइए, आपने बहुत अच्छा किया है। और समाज के लिए इससे बड़ी सेवा शायद ही कोई हो सकती है जो आप कर रही हैं। और बड़ी खबर कर लेते हैं। मंगलौर में युवती ने पुराने पुल से नदी में लगाई छलांग, स्थानीय लोगों ने नदी में कूदकर बचाई जान। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच पड़ताल भी जारी। तो मंगलौर में युवती ने पुराने पुल से कूदकर छलांग नदी में लगा दी है और ऐसे में स्थानीय लोगों ने नदी में कूदकर उसकी जान भी बचाई। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिर क्या वजह थी, क्यों महिला ने नदी में छलांग लगाई। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। सीएम पुष्कर धामी ने देहरादून ऋषिकेश हाईवे परियोजना को लेकर जनता, पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों की चिंताओं को गंभीरता से लिया है। सीएम ने निर्देश दिए और स्पष्ट किया है कि जब तक सर्वसम्मति नहीं बनती तब तक पेड़ों के कटान पर स्थगित ये रहेगा। बता दें कि लगभग 4000 पेड़ों को रोड चौड़ीकरण के लिए काटा जा रहा था, लेकिन विरोध तेज होने के चलते मुख्यमंत्री धामी ने इसका संज्ञान लिया है। ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर काटे जा रहे पेड़ों पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला लिया है। जनभावनाओं के अनुरूप ये फैसला लिया गया है। बता दें कि लंबे समय से पेड़ों की कटाई का काम चल रहा था। ये बताया जा रहा था कि देहरादून और ऋषिकेश मार्ग पर 4 लेन और 6 लेन बनाया जाना है, जिसके चलते पेड़ों की कटाई की जा रही थी। हालांकि बताया गया है कि 3000 से लेकर 4000 तक पेड़ ऐसे थे जिनकी कटाई होनी थी। हालांकि कटाई का काम चल भी रहा था और तमाम संगठन द्वारा, तमाम लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। और ऐसे में यह भी देखा जा रहा है जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर फैसला लेते हुए हाल फिलहाल में इस पर रोक लगा दी है और ये कहा है कि पहले पूरी तरह सहमति बनेगी, उसके बाद ही काम शुरू हो सकेगा। यानी कि अभी पूरी तरह से इस पर रोक रहेगी। और जनभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से बयान भी सामने आया है, जिसको अब पब्लिक देख भी रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी अदा करते हुए नजर आ रही है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर। उत्तराखंड में 18 से 21 जुलाई तक मानसूनी गतिविधियां तेज रहने की संभावना है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, चट्टान गिरने और मलबा आने का खतरा भी बढ़ गया है। नदियों और बरसाती नालों का जलभराव अचानक बढ़ सकता है। देहरादून समेत कई जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट इस दौरान जारी भी किया गया है।
उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है और ये कहा है कि लगभग सभी 13 जिलों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में ये देखा भी जा रहा है कि कई जगह पर भारी से भारी बारिश होने के कारण कई जगह पर मार्ग भी बाधित हो गए हैं। जल भराव की स्थिति भी है। भूस्खलन भी कई जगह पर हुआ है, जिस कारण ये देखा गया है कि जो लोग चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं उनको जद्दोजहद का सामना भी करना पड़ रहा है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो यात्रा मार्गों को देख करके ही सुरक्षित यात्रा करें, यानी कि मौसम का मिजाज पहले भांप लें। हालांकि उत्तराखंड में इस समय बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं जो कि चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं या फिर पर्यटन के क्षेत्र में घूमने आ रहे हैं। ऐसे में सभी से अपील की गई है कि वो सतर्कता जरूर बरतें। साथ ही प्रशासन से लेकर के मुख्यमंत्री तक तमाम लोग जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो पूरी तरह से समीक्षाएं भी कर रहे हैं और मौसम जब बिगड़ रहा है तो उसको लेकर दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, जो बड़ी परेशानी बनता हुआ भी नजर आ रहा है। हॉर्नबिल टीवी के लिए सावन का महीना नजदीक आते ही उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस साल यात्रा को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। वहीं विपक्ष ने सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए इसे हवा हवाई करार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी शासन में कांवड़ यात्रा के दौरान सिर्फ अराजकता का माहौल बनता है। वहीं विपक्ष ने आरोप पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी लोग ऐसी ही बातें करते हैं। सनातन विरोधी लोग ऐसी ही बातें करते हैं। उन्हें सनातन के किसी भी उत्सव की ना तो खुशी होती है ना वो उसमें शामिल होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को और संबंधित जिलाधिकारियों को और विभागों को स्पष्ट निर्देश हैं कि पूर्व की भांति ही कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से की जाए, व्यवस्था को बनाया जाए, व्यवस्थित तरीके से यात्रा हो और आने वाले कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है। चिंता की बात यह है कि इस प्रक्रिया में 8,26,977 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इसमें मैदानी जिलों के साथ पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल हैं। नाम कटने का मुख्य कारण पलायन माना जा रहा है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह कटौती 2003 की मैपिंग के आधार पर हुई है, इसलिए कई वोट अभी सामने नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नाम घटने से दो बड़े कारण भी हैं। पहला, कई लोगों के नाम 2-3 जगह दर्ज थे। उदाहरण के रूप में यूपी में वोट होने पर यहां से नाम कट गया। दूसरा, मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। चमोली ने कहा कि राज्य बनने के बाद पहाड़ों से पलायन बढ़ा और मैदानी क्षेत्र विकसित हुए। वहीं अब नए वोटर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसके चलते उनका मानना है कि अब मैदानी क्षेत्रों में वोटर संख्या फिर से बढ़ सकती है। देखिए, दोनों स्थितियां हैं। पहली बात यह कि जो अभी तक एसआईआर हुआ है वो 2003 की मैपिंग के आधार पर हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत सारे वोट अभी सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको ये जो गैप दिख रहा है ये उसकी वजह से दिख रहा है। लेकिन अभी जो नए वोटर बनाने का काम शुरू होगा, आपको मालूम है कि 2003 में देहरादून की स्थिति क्या थी और आज क्या है, क्योंकि उसके बाद ही जब राज्य बना उसके बाद पलायन ज़्यादा हुआ और नए क्षेत्र ज़्यादा विकसित हुए हैं। जो नए लोग हैं उनके वोट अब बनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो गैप भरेगा। दूसरा, जो वोटर कम हुए उसके दो बड़े कारण हैं। एक कारण तो यह है कि कई लोग 2-3 जगह वोट होते थे पहले। तो जैसे कोई यूपी का व्यक्ति यहाँ पर है और उसका यूपी में वोट है, तो फिर वो वोट यूपी में चला गया, यहाँ से कट गया, तो वो कट गया। ऐसे पहाड़ पर भी हुआ है कुछ थोड़ा बहुत। और जो मृत पाए गए वोट हैं वो हटे हैं, तो उसके कारण संख्या तो घटनी थी उसकी, स्वाभाविक था। लेकिन अभी जो नए वोट बनेंगे उसमें निश्चित तौर पर अभी वोटर बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और कम से कम मैदानी क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ेंगे, क्योंकि पहाड़ों से पलायन होकर लोग यहाँ पर आए। मैदानी क्षेत्र से भी पलायन होकर आए, लेकिन मैदान से ज़्यादा पहाड़ों के लोग पलायन होकर आए हैं, तो अभी ये वोट बढ़ना है। देहरादून जिले के भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी कार्यालय में सालों से सेवाएं दे रहे दैनिक वन श्रमिक अब आर पार की लड़ाई के मोड़ में हैं। लंबित मांगों को लेकर श्रमिकों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल लगातार जारी है। आंदोलन के 5वें दिन भी श्रमिक कार्यालय परिसर में डटे रहे।
उनका आरोप है कि कई बार ज्ञापन देने और अधिकारियों से वार्ता करने के बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। मांगे यही है, 25-24-22-23 महीनों से तनख्वाह नहीं आ रही है और 4-5 आदमी हमारे साथ के जो हटा रखे हैं उनको लगवा दें ऑफिस। और जो कोर्ट के आदेश है, जो आदेश दे रखा कोर्ट पे, उन पे भी इन्होंने आपत्र डाल रखा है कि हमारे संज्ञान में ये मजदूर लोग नहीं है। यही मांगे इन्हीं के विशेष से हम धरना पे बैठे हैं। विभाग के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी, हमारे को वही सुनने का रूप दिखाया गया। हमारे को ना तो कुछ करा, ना करने वाले हैं, ना ये हमारे को समझने वाले हैं। हमारी ऐसी कोई मांग नहीं है कि हमारे जो अधिकारी है वो पूरी नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को 22-22 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है, ऊपर से 5-6 श्रमिकों को हटा दिया गया है। हम लोग दिन रात विभाग की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। इस वजह से हम लोगों को धरने पे बैठना पड़ा है। पहले भी आप लोग धन्यवाद। हाँ, हम लोग पहले भी धरने पे बैठे हैं, लेकिन उस समय भी खाली झूठा आश्वासन दिया गया है। क्षेत्र के प्रतिनिधि भी आए, उन्होंने भी झूठा आश्वासन दिया। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ क्षेत्र के प्रतिनिधि से भी और सरकार से भी कि आप इस चीज का संज्ञान लें। जो हमारे साथ ये विभाग उत्पीड़न कर रहा है, इसका आप लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लक्सर में 1 दिवसीय जन जागरूकता और संवेदनीकरण कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यक्रम में बाल अधिकारों की रक्षा, पॉक्सो कानून, शिक्षा के अधिकार और बाल संरक्षण से जुड़े कई विषयों पर विस्तार से चर्चा भी की गई है। बच्चा अब बच्चे इतने बेरोजगार नहीं है, उनको जानती थी और दीदी को उनका विश्वास। बच्चा कैसे खा रहा है? फोन देखते हुए खा रहा है। फोन में सीसीटीवी कैमरा से हर घर के बाहर फोन, परंतु जान लीजिए हम बच्चा संज्ञान के द्वारा जो शिकायतें लेते हैं उसमें मेरे हिसाब से हरिद्वार शायद कहीं प्रथम पंक्ति में आता होगा आज देहरादून के बाद। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग सभी मामलों का संज्ञान लेता है और जब हम ज्यादातर मामले जब अखबार से उठाते हैं तो उसमें कार्रवाई या पुलिस कंप्लेंट हो चुकी होती है। हम अधिकतर इन मामलों में जांच आख्या लेते हैं और ये जानकारी करते हैं कि पुलिस ने अपना काम सही करा या चाइल्ड वेलफेयर ने, जैसे बच्चा एक आपके यहाँ से आया कि साहब वो अस्पताल में पड़ा है 4 महीने से, तो हमने ये सुनिश्चित करा कि उसे एक होम में ट्रांसफर करा दिया जाए। हम बच्चा संज्ञान के द्वारा जो शिकायतें लेते हैं उसमें मेरे हिसाब से हरिद्वार शायद वर्षों से लगातार ग्रामीण स्तर, पहले तो जनपद स्तर पर और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, अब जनप्रतिनिधियों को भी अवेयर करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये कार्यशालाएं कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो है सबसे ज्यादा जो केस है वो आरटीई के अंतर्गत आयोग में आ रहे हैं, पोक्सो के आ रहे हैं और बच्चों की कस्टडी के जो है सबसे ज्वलंत जो मुद्दे हैं वो बच्चों की कस्टडी को लेकर के माँ बाप के बीच में जो डिस्प्यूट हो रहा है, ऐसे केस भी अभी 50 से ज्यादा इस छोटे से राज्य में आए हैं। और आजकल तो 2026 में तो पर डे 4 से 5 केस इस तरह के आ रहे हैं। महामंडलेश्वर करौली शंकर महादेव ने श्रद्धालुओं की आस्था और सुरक्षा को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान भोजन व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए ताकि श्रद्धालु अपनी धार्मिक मान्यताओं और विश्वास के अनुरूप भोजन का चयन कर सकें। उन्होंने भोजनालयों पर पहचान संबंधी बोर्ड लगाए जाने की व्यवस्था को सकारात्मक पहल बताते हुए कहा कि इससे भ्रम की स्थिति समाप्त होगी और श्रद्धालुओं का विश्वास भी बना रहेगा।
बोर्ड लगा करके हिंदुओं के, और उसके बाद फिर उसमें अन्य प्रकार का भोजन पके, तो हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, जो हमारी श्रद्धा है, उसको ठेस पहुँचती है। तो जो गवर्नमेंट्स ने जो कदम उठाए हैं कि लोग बोर्ड्स अपने लगा के रखें कि आप किस धर्म से, किस मजहब से हैं, तो आपके पास वही व्यक्ति जाएगा जो आपके जैसे भोजन को पसंद करता होगा और उसको खाना पसंद होगा। तो किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो, किसी को चोट ना लगे आस्था को, इसलिए ये बिल्कुल सरकार के कदम सराहनीय है कि जो बोर्ड्स हैं वो लगे रहने चाहिए, कड़ाई से आना चाहिए, पेश होना चाहिए इसमें गवर्नमेंट को। इसका कोई उल्लंघन करे तो कठोर दंड उसको मिलना चाहिए। हरिद्वार का संभागीय परिवहन कार्यालय अब लोगों को बेहतर और डिजिटल सुविधाएं देने की दिशा में एक और अहम कदम आगे बढ़ा रहा है। कार्यालय में QR कोड आधारित चैटबॉट और लाइव टोकन डिस्प्ले सिस्टम शुरू किया गया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, टैक्स परमिट, फिटनेस और ग्रीन कार्ड समेत परिवहन विभाग की बस विभिन्न सेवाओं की जानकारी लोगों को अपने मोबाइल पर आसानी से मिल सकेगी। इस नई व्यवस्था से आवेदकों को काउंटरों के बार बार चक्कर लगाने और लंबी लाइनों में लगने से काफ़ी राहत भी मिलने की उम्मीद है। देखिए, जैसा कि कई बार होता है कि हमारे दफ्तर में जो लोग आते हैं उनको कई बार जानकारी नहीं होती है कौन से लिंक पे जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, किस भी प्रक्रिया की क्या प्रोसेस होती है। तो उसकी जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए हमने एक ये चैटबॉट बनाया है जिसमें कि एक QR कोड हमारे जगह जगह पे हमने प्रदर्शित किया है। उनको स्कैन कर सकते हैं और ऑफिस में जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में उस QR कोड को स्कैन करके आपके फ़ोन में पूरी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। देखिए, ये जो हमने QR कोड्स हैं वो हमने अपने पब्लिक जो वेटिंग रूम है वहाँ पे डिस्प्ले किया है। बड़े बड़े उसमें अक्षरों में वहाँ पे लिखा है कि उसको स्कैन करके वो जानकारी ले सकते हैं। और अभी शुरू में हम इसकी और जानकारी लोगों को देते रहेंगे तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में आ जाएगा और लोगों को पता रहेगा कि उनको कैसे सूचनाएं लेनी है। भाजपुर में पिपलिया और कनोरा में नकली दवाइयों के कारोबार का भंडाफोड़ किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में नकली दवाइयां और 100 से ज़्यादा शराब की बोतलें बरामद की गई। कार्रवाई में फिलहाल अभी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। STF और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।